नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं 5 टॉपिक 5 प्रश्न के साथ। एपिसोड 99 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का पहला टॉपिक जो है यह अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है और आर्ट एंड कल्चर में इस तरह की चीज़ें लगातार पूछा जाता है। लहराई यात्रा महोत्सव ये चर्चा में भी रहा है। कहा गया है कि इसका संबंध जो है वह किस राज्य से है, ये आपको बताना है। क्या वह त्रिपुरा से है, गोवा से, ओडिशा से है या फिर केरल से है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश यह करेंगे कि लहराई यात्रा महोत्सव होता क्या है और ये कहाँ मनाया जाता है। देखिए, लहराई यात्रा महोत्सव जो है दरअसल गोवा में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव इसे कहा जाता है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से गोवा के बिचोलीम तालुका के, दरअसल ये एक गांव है। ये जो लहराई है ना, लहराई एक गांव है, ठीक है। तो उसके नाम पे ही इस महोत्सव का नाम पड़ गया है, बिचोलीम तालुका। और यह जो है यह यात्रा देवी लहराई को समर्पित है। तो गांव का नाम भी और यहाँ पर एक देवी है जिनका नाम क्या है, लहराई देवी। तो उन्हीं को यह यात्रा जो है समर्पित किया गया। हर साल बैसाख महीना में इसका आयोजन होता है। तो किस महीना में, अगर आपसे पूछा जाए तो बैसाख के महीना में। तो ये चीजें ध्यान रखना है। और ये क्यों होता है, कहा जाता है कि गोवा के समृद्धि के लिए, गोवा का उत्थान हो सके, विकास हो सके, उसके लिए किया जाता है। एक तरह का सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का जो है वह प्रतीक भी इसे माना जाता है, ठीक है। तो बी विकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ जाए दूसरे पर। दूसरा भी महत्वपूर्ण है, वह पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है और इसको 4 स्टार लगाइए। ये चर्चा में रहा है, ये दोनों ही, पहला टॉपिक भी दूसरा भी। पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है। कहा गया है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी एवं जैन समुदाय का एक पूजनीय स्थल है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक देखेंगे कि ज्योग्राफी के नजरिए से आपको समझना है कि क्या झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के नजरिए से है कि क्या वह जैन समुदाय का पूजनीय स्थल है। तो एक ही स्टेटमेंट में दो बातें हैं, दोनों को हम चेक करेंगे। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग का हिस्सा भी यहां पर बताया गया है। संथाल समुदाय द्वारा इस पहाड़ी के लिए मरांग बुरु नाम का उपयोग किया जाता है। तो यह हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस तीन में क्या सही है, क्या जो है गलत है। अब सबसे पहले पारसनाथ पहाड़ी के विषय में समझ लेते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो जवाब है कि हाँ, झारखंड की ये सबसे ऊंची चोटी तो है ही। तो जाहिर सी बात है हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर, ठीक है। तो अगर ऊंचाई पूछते तो यह आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो जो है वह क्लिक हो गया। लेकिन इसी में एक और अंग है, जैन समुदाय का पूजनीय स्थल। तो क्यों? देखिए, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए भगवान पार्श्वनाथ से ये जुड़ा हुआ इसे माना गया, इसलिए जैन समुदाय का एक प्रमुख स्थल भी माना जाता है। देखिए, पारसनाथ पहाड़ी जो है छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। तो यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, ये पहाड़ छोटा नागपुर पठार के कहाँ पर, पूर्वी भाग का जो है वह हिस्सा है। यानी कि यह भी सही है, यह भी सही हो गया। और संथाल समुदाय, आप जानते हैं संथाल जो है ट्राइबल्स ग्रुप है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, झारखंड में होता है ये ट्राइब, है ना, आपने पढ़ा होगा ये। तो संथाल समुदाय जो है पारसनाथ पहाड़ी को क्या कहता है, मरांग बुरु के नाम से जाना जाता है। मरांग बुरु कहने का मतलब क्या होता है, मरांग बुरु मतलब होता है पर्वत भगवान। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। कुल मिलाकर के तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही यहां पर होगा। तो हम लोग किसके साथ चलेंगे, डी विकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ जाएं, तीसरे पर चले। तीसरा भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्लाउड सीडिंग की बात की गई है, 4 स्टार डालिए इसको भी। क्लाउड सीडिंग चर्चा में रहा है। द हिंदू पढ़ते हैं आप लगातार, अगर पढ़ते हैं तो वहां पर ये लगातार आपको दिखेगा। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कहा गया है कि कितने जो कौन से कथन सही हैं, 3 दे करके देखते हैं। सबसे पहले, यह कृत्रिम वर्षा उत्प्रेरण तकनीक है जिसमें बादलों में संतृप्तता लाने के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। अब इसमें कहा गया, इसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या शुष्क बर्फ का उपयोग किया जाता है। ये कुछ चीजें।
आगे, यह एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है, ध्यान देना है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। अब ऐसे शब्द जो हो ना, कोई, तो ऐसे शब्दों पर जाकर के रुकना है, जिस पर विशेष जोर दे, स्टेटमेंट को लेकर के ध्यान देना है। इसीलिए कहते हैं कि ट्रिक पकड़ना पड़ेगा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी आपको करने आना चाहिए। अब देखते हैं सबसे पहले ये क्या है। क्लाउड सीडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा तकनीक होता है जो वर्षा उत्पन्न करने के लिए बादलों के अंदर जल वाष्प को संगठित करने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। अब रसायन के प्रयोग में यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड की चर्चा भी किया गया है, पोटेशियम आयोडाइड की चर्चा भी किया गया है, सोडियम क्लोराइड भी है, या शुष्क बर्फ का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये पर्यावरण अनुकूल तकनीक है, और पर्यावरण अनुकूल तकनीक है तो क्या इसका कोई दुष्प्रभाव पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा। देखिए, एक बात समझिए, जैसे ही ये कहा गया है कि इसमें कुछ रासायन केमिकल का प्रयोग होता है क्लाउड सीडिंग में, तो निश्चित तौर पर क्लाउड सीडिंग में प्रयुक्त जो कुछ रासायन हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का आप जानते हैं कि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव हो सकता है ना। अब देखेंगे, अगर मान लीजिए इसका ज्यादा उपयोग कर लेते हैं तो जल स्रोतों में इसके अवशेष जाकर के मिलेगा, नदी नाला तालाब, जो संभावित रूप से क्या कर सकता है, तो जो जैविक जीवन है ना, जो जैविक जीवन है इसको प्रभावित करेगा। तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस स्टेटमेंट को हम गलत मान के चलेंगे, और इसका सही जवाब क्या होगा, कहा गया कौन सा कथन सही है, 1 और 2 दोनों, तो 1 और 2 ही होगा। ए विकल्प के साथ चलेंगे, तीसरा गलत होगा सिर्फ इस शब्द के वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है, उसका नेचर क्या है। यह क्वेश्चन जो है यह अपने आप में बहुत ही आवश्यक है, और इकोनॉमी के लिहाज से मैं इसको 5 स्टार देना चाहूंगा। काफी चर्चा में रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको स्किप करके ऐसे टॉपिक को निकल जाते हैं। ध्यान से समझना है क्या कहा गया है। प्रेडेटरी प्राइसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहा गया है कौन सा कथन जो है वह सही है ना। अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझना है। इकोनॉमी का जब आप पढ़ते हैं ना, उस नोट्स में भी अपडेट कर लीजिए, कहीं पे इसको लिख लीजिए, आवश्यक होगा। यह एक ऐसी प्रथा है, प्रथा सब देख करके हिंदी में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, परंपरा वगैरह को लेकर के घबराना नहीं, आगे बढ़ते चलिए। एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक कंपनी अपने उत्पाद की कीमत लगभग 200% तक बढ़ा सकती है। अच्छा, यहां पर दे दे कि 220% बढ़ा सकती है, 150% बढ़ा सकती है, 250% बढ़ा सकती है, तो क्या आपको बहुत सोचना है। कहने का मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, वो समझिए। कहने का स्टेटमेंट मतलब यह है कि कोई भी कंपनी है और वह अपने उत्पाद को क्या करता है, प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है। जो मार्केट प्राइस होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा प्राइस हाइक किया जाता है, इतना समझ में आ गया। प्रतिस्पर्धा कानून के तहत इस प्रथा को एक दुर्व्यवहार माना जाता है। कहा जाता है कि भाई मार्केट की जो अपनी एक कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस तरह की चीजें जो है वह सही नहीं है, यह कहने का मतलब हुआ, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रथा को रोकने के लिए हाल में ही प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, ने उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए नियमों की क्या जारी किया है, एक अधिसूचना, एक जो है गाइडलाइंस जारी किया है। ये 3 चीजें हमें देखने को मिला है, ये यहां पर देखेंगे। अब देखिए यहां पर कहा गया है यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें कंपनी अपने उत्पाद की कीमत लागत से 200% तक बढ़ा सकती है। अब इस बात को समझते हैं, क्या प्रेडेटरी प्राइसिंग यही होता है कि बढ़ा सकती है, या दूसरा कुछ हो रहा है। देखिए, प्रेडेटरी प्राइसिंग होता है ना, दरअसल इसमें कंपनी क्या करती है, अपने कीमतों को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाती नहीं है बल्कि असामान्य रूप से कम कर लेती है। तो ये स्टेटमेंट ये था, कंपनी प्राइस को बहुत अधिक बढ़ा रही है, नहीं कम कर रही है। ये प्रोसेस यही कहता है कि हमने प्राइस को बहुत कम कर दिया। उदाहरण के तौर पर जो प्रोडक्ट 500 रुपये का मार्केट में होना चाहिए था, एक नई कंपनी आ रही है मार्केट में, उसको लगा कि इस चीज को हम कैसे मार्केटिंग करें। इसने कहा कि देखिए ये जो प्रोडक्ट है हम केवल 100 रुपया में देंगे, 99 में देंगे। मामला समझ में आ रहा है। तो कस्टमर क्या होंगे, क्या जो बाकी जितने प्रोडक्ट जो 500 में दे रहे हैं इस तरफ जाएंगे, या नए प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। मामला समझ में आ रहा है। यानी कि जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उसको फिर कंपटीशन से ही बाहर कर दिया जाएगा इस तरीके से। तो असामान्य रूप से प्राइस को काफी कम कर दिया गया, ना कि इससे बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट गलत है। ये प्रेडेटरी प्राइसिंग होता क्या है तो समझ में आ गया ना, प्राइस कम करने की बात यहां पर की जाएगी प्रोडक्ट को। अब एक बात समझिए कि क्या
यहाँ सोचना है, ये बातें हो गई समझदारी की, या खुद आपको सोचना है। अगर नहीं भी पता हो, अगर आप निश्चित तौर पर प्राइस बहुत कम कर लेते हैं तो क्या इसे बहुत अच्छा स्वस्थ कंपटीशन माना जाएगा मार्केट के हिसाब से? निश्चित तौर पर नहीं। प्रतिस्पर्धा कानून के तहत प्रेडेटरी प्राइसिंग को दुर्व्यवहार ही माना जाता है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा को यह नुकसान पहुंचाता है और उपभोक्ताओं के लिए अस्वस्थ स्थितियां भी उत्पन्न करके देता है। इस लिहाज से देखेंगे तो यह स्टेटमेंट जो कहा गया है प्रतिस्पर्धा कानून के तहत इस प्रथा को दुर्व्यवहार माना जाता है, फिर बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे क्या कहता है? इस प्रथा को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा क्या कोई गाइडलाइंस जारी किया गया है? देखिए, प्रेडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नए नियमों और दिशा निर्देशों की एक अधिसूचना जारी की है। क्यों जारी किया गया है? ताकि कंपनियां अपने कीमतों का निर्धारण उचित तरीके से कर सके और किसी भी कंपनी को जो मार्केट में है उसके प्रतिस्पर्धा को नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो कुल मिलाकर के यह जो है सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही हुआ, पहला क्या है? गलत है। तो अब देखना है, आपसे पूछा क्या गया था कौन से कथन सही है, दूसरा और तीसरा ढूंढिए। 1 3 2 और 3, हाँ, तो सी विकल्प के साथ हम चलेंगे, दूसरा और तीसरा जो है वह सही है। ये समझ में आ गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिहाज से, इस पर नजर रखिएगा। आगे चलते हैं, पांचवा लुब्रिकेंट की बात किया गया है। लुब्रिकेंट जानते हैं आप लोग, स्नेहक जानते हैं ना, बाइक वगैरह में जो देते हैं, कार में देते हैं, तो उसको लेकर के कुछ कथन दिया गया है, कहा गया है आप इसको लेकर के विचार कीजिए और कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फ्रिक्शन जो हो जाता है तो उसको कम करने के, स्मूथ करने के लिए दिया जाता है। क्या क्या है देखिए, स्नेहक का प्रयोग मशीनों में घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कह रहा है कि घर्षण बढ़ाना है ना? देखते हैं, यानी कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स, वह क्या फ्रिक्शन बढ़ाना इसका उद्देश्य है या कम करना है? देखेंगे, यह केवल तरल रूप में उपलब्ध होता है। तरल और केवल, ध्यान रखना है, ऐसे शब्द मैं बार बार कह रहा हूं कि ध्यान से देखना है। ग्रेफाइट एवं ग्रीस स्नेहक के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो लुब्रिकेंट है इसके विषय में समझते हैं। आप सब ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ते हुए हम में से हर व्यक्ति लुब्रिकेंट पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं। स्नेहक क्या होता है? इसका प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। बाइक आप इस्तेमाल करते हैं, कार, उसमें क्या होता है, व्हील में अगर आवाज आ रहा है कहीं को, क्या करते हैं, डाल देते हैं लुब्रिकेंट, मोबिल वगैरह डालते हैं ना, क्या होता है, फिर वो स्मूथ हो जाता है। यही चीजें हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल में नहीं जाना, इतनी सही बातें हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है ताकि मशीनों में चिकनाई जो है वह बने रहे और उसका कामकाज जो है सुचारू रूप से चलता रहे। अब यहाँ एक प्रश्न है कि ये तो फिर गलत हो गया भैया, है ना, घर्षण बढ़ाने नहीं कम करने के लिए। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि क्या यह केवल तरल रूप में उपलब्ध है? तरल रूप में उपलब्ध है, लिक्विड में, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन केवल, देखिए, जो स्नेहक होता है ना वह केवल तरल रूप में नहीं होता है, बल्कि अगर मैं आपको कहूं ये ठोस में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी। कैसे? ग्रेफाइट लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ग्रीस लीजिए, ग्रीस जो है एक तरह से आप कह सकते हैं पेस्ट होता है, या इसका सॉलिड फॉर्मेशन भी आता है, इस रूप में यह भी उपलब्ध रहता है। तो केवल तरल रूप में उपलब्ध होना यह गलत हो जाएगा इस शब्द के वजह से। और उदाहरण क्या, ग्रेफाइट और ग्रीस जो है स्नेहक एग्जाम्पल है, बिल्कुल एग्जाम्पल है, मैंने अभी बताया। तो केवल एक ही सही हो गया, पहला, और दूसरा जो है वह गलत होगा, तीसरा सही हो गया। पूछा क्या गया था कौन से कथन सही है? तीसरा, यानी कि ए विकल्प के साथ हम चलेंगे, केवल 3। मामला समझ में आ गया ना? तो आज के देखेंगे तो 5 के 5 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था आपका, तो इस तरह से इसको तैयारी करते चलिए। और आपने देखा कि आज हम जो कई टॉपिक किए हैं ना, वो सीधे तौर पर वो टर्म था जो अखबारों में बहुत चर्चा में रहा है। और यूपीएससी हर साल, आप PYQ देखिए, ऐसा प्रश्न पूछा करता है कि अखबार में चर्चा में रहे शब्द और फिर उस पर प्रश्न स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त तो आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए एकदम स्टार्टिंग में याद कीजिए। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेलेजई। इस 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके इसका जवाब बताना है। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।